इंफॉर्मेटिव सेशन रखा जाए। हमने चेयरमैन सेल्स टेस्ट कमेटी शकील अहमद खान साहब को जहमत दिया कि वो इन नए जो एसआरओज आए हैं उन पर अपनी प्रेजेंटेशन दें और हमें इस बारे में पढ़ाएं। तो मैं बिला ताकि गुजारिश करता हूँ चेयरमैन सेल्स टेस्ट कमेटी शकील अहमद खान साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि 24 जनवरी 2025 को SRO 55 आया था, जिसमें एनेक्चर J और H1 के हवाले से ये SRO था। और ऑलरेडी जो रूल 14(1) है उसमें कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो डाटा था, प्रोडक्शन डाटा, वो कॉल फॉर किया जाता था FBR की तरफ से, या कह लें कि वो रिटर्न का पार्ट होता था। अब उन्होंने तमाम जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी बाउंड कर दिया है कि वो भी अपना जो प्रोडक्शन का डाटा है या जो भी फिनिश गुड्स हैं वो अपने नेक्स्ट J में शामिल करके तो उसको रिटर्न का पार्ट बनाया जाए। जैसे कि पहले आपके इल्म में है कि जो जैसे केमिकल थे, पेपर था, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, सिरामिक टाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ गुड्स थी, या बिस्किट, आइसक्रीम, ट्रैक्टर्स वगैरह, या फर्नेस ऑयल था, सोडा ऐश था, इस तरह की जो चीज़ें थी 58 आइटम्स थी ऑल टुगेदर, जिसका फिनिश गुड्स का डाटा जो है वो रिटर्न का पार्ट बनता था और मैंडेटरी था। अब इसमें जो एनेक्चर J है, इसमें आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आपने जो मैन्युफैक्चरर है और जो गुड्स प्रोड्यूस आप कर रहे हैं और जो सेल्स कर रहे हैं लोकल लेवल पे या एक्सपोर्ट है या क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये डाटा आपने मैंडेटरी प्रोवाइड करना है। सिंस ये जो SRO है ये 24 जनवरी को आया था, तो मेरा ख्याल है जो जनवरी की रिटर्न है ये तो ऐसे ही आपकी फाइल होगी, लेकिन जो नेक्स्ट रिटर्न है उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा डाटा है कि जो आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये जो चेन है कि चेन ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है कि आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से आप इसकी कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर वो जो आइटम्स हैं आपकी वो वर्क इन प्रोसेस में है, फिर वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में आ रही हैं, फिनिश गुड्स से फिर वो एक्सपोर्ट में या लोकल सेल में आ रही हैं। तो इनफैक्ट ये सारा जो प्रोडक्शन का डाटा था ये ऑलरेडी कह लें कि आपके रिकॉर्ड का हिस्सा था, लेकिन किसी लेवल पे भी इतना स्ट्रिक्टली इसको कह लें कॉल फॉर नहीं किया जाता था रिटर्न के पार्ट में ना। तो इनफैक्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे कि जो रेसिपी ऑफ गुड्स है, कोई एक बंदा एक जैकेट बना रहा है तो उस जैकेट में कितनी लेदर लग रहा है, कितना फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक कितना है, उसकी जिप्स कितनी है, उसके बटन्स कितने हैं, उस पर थ्रेड कितना है, उस पर इलास्टिक कितना है, जो भी चीज़ें हैं। और डेफिनेटली आज आप एक मटेरियल इशू कर रहे हैं तो वो डेट विल रिमेन इन वर्क इन प्रोसेस फॉर सर्टेन टाइम। तो उसके बाद वो फिनिश गुड्स में आएगा, तो फिनिश गुड्स के बाद फिर वो चीज़ें आगे एक्सपोर्ट या सेल्स में आएंगी। तो ये डाटा प्योरली, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो प्रोडक्शन साइड के ऊपर आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप किसी मंथ की क्लोजिंग के ऊपर एक सर्टेन क्वांटिटी अपने पास शो कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट या सेकंड को आपकी बड़ी शिपमेंट जा रही है, तो पीछे आपके पास उसका फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, तो फिर ही वो मैनेज आप कर सकते हैं। तो लिहाजा उसकी जो वैल्यू है, उसका जो HS कोड है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आपने लेके चलनी है, या उसका जो नेक्स्ट का पार्ट बनाना है। तो ये ऑल टुगेदर जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, या जो आपके अकाउंट्स वाले बंदे हैं उधर जो आपके क्लाइंट के कंपनी में ऑफिस में है, उनसे ये डाटा कंपाइल होके आएगा। तो यकीनी तौर पे जो पहली आपका जो नेक्स्ट बनेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसको आपने बड़े ध्यान से आपने इसको मेंटेन करना है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक आप लेके चलेंगे और उसके बाद आपने ये भी एक रैशनल देखना है कि आप कितना मटेरियल इशू कर रहे हैं और उस मटेरियल से कितनी चीज़ें आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं।
इसके साथ साथ ये भी एक मामला है कि हम तो अपनी जो इन्वेंट्री है वो फिनिश गुड्स की ही हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं एनेक्जर एच के हवाले से, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट आती है वो रॉ मटेरियल, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड परचेजेस और अनरजिस्टर्ड परचेजेस है। अच्छा खासा भी जो अभी आपने वो लिस्ट पहले वहाँ पे आ भी रही है जो हाँ। लेट डाउन की हुई है, ना? उसका और इसका क्या कोई है उसी हद तक है या नहीं नहीं बाकी नहीं तो हम लोग नहीं 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 अब उसमें पता क्या है, जो पहले था ना उसमें था कि प्रोवाइडेड एट ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग सप्लाई, जो उन्होंने उसमें लिस्ट डाउन की हुई थी हाँ। जो कॉलम 3 में हाँ। वो 58 कैटेगरीज है वो जो मैंने खत्म तो पढ़ी नहीं हुई है। ना, हाँ खत्म तो नहीं नहीं हुई। वो खत्म नहीं हुई, लेकिन आगे जो अमेंडमेंट आई है ना हाँ। उसमें उन्होंने कह दिया है ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स। खत्म हो गया ना वो, नहीं पहले वो कैटेगराइज सब्स्टिट्यूट हो गया ना, रूल ही सब्स्टिट्यूट कर दिया उसका जो वो सब्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं है ना, नहीं नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, देखिए अमेंडमेंट हो रही है ना उसी में ही। वही मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक वो सब्स्टिट्यूट ही हो गया, सारी की ये सारी मुझे वर्डिंग लगता है चेंज मिला हो के गई। पढ़ा जाए ना अगर उसको। सर उसमें ऐसा है कि पहले उसमें कॉलम 3 था, ठीक है। कॉलम 3 में एक कैटेगरी थी ठीक है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, ठीक है। अब वो जो कैटेगरी है वो तो देखिए अगर एज इट इज चल भी रही है वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब इन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल फर्निश in annexure J of the monthly return detail of goods manufactured or produced and goods supplied। ये प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, उसमें जो वर्डिंग थी ना कॉलम इसमें जो है खत्म हो गई। हाँ ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर आप आगे चलें। जी ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि वो लिस्ट जो थी वो खत्म हो गई है। अब सेक्टर वाइज नहीं है, अब ओवरऑल अब ओवरऑल अब तमाम जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया। क्योंकि पहले इसमें कॉलम 3 का जिक्र था, ये सब ले लें मेरे से ले लेंगे, इसमें है लिस्ट में, ये कॉलम 3 था ना इसमें, ये तो उसके अंदर है ना, ये वाली पानी की ये टैग लगा हुआ है, ये येलो जो है आप जाइए। जी। अच्छा इसमें ये तो सर हो गया जो मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से है, ठीक है। ज़ाहिर ये ऑलरेडी भी रिटर्न का पार्ट था, लेकिन ये जो 58 कैटेगरीज थी ये उनके लिए था कि उन्होंने वो एनेक्जर फिल करना है। अब तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसको फुलफिल करेंगे और रिटर्न का पार्ट बनाएंगे। फर्दर इसमें एनेक्जर H1 जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है। ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल फर्निश इन एनेक्जर H1 of the monthly return detail of such goods purchased imported and goods supplied। तो सिमिलरली ये भी एक ऐसा डाटा है जो आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है कि उसने कितना माल बेचा है और कितना उसने इंपोर्ट किया है या परचेज किया है। तो ये फिनिश गुड का डाटा है कि ऐसे लोग जो कह लें कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिनिश गुड्स को डील करते हैं वो H1 को भी मेंटेन करेंगे। और ये नेक्स्ट जो रिटर्न आपकी जाएगी मार्च में, जो फरवरी की रिटर्न होगी, उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आपका भी वर्कलोड बढ़ेगा और जो डाटा आपको चाहिए होगा वो जो कंपनीज के जो भी है सिस्टम है वही आपको हेल्प करेगा। तो इसमें अगर कोई किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है या क्वांटिटी है, यस क्वांटिटी वाइज आपने जो ना इसको मेरा लिए हम सबसे ज्यादा कंसर्न तो एक्सपोर्टर्स के लिए होंगे ना रिफंड के मैटर में। सर इसमें जो जे है ना, जो एनेक्जर जे है, इसमें HS कोड भी आपको चाहिए। देखिए अभी सियालकोट में जो एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पे लोग जो ना मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, आप गारमेंट्स भी कर रहे हैं, आप लेदर भी कर रहे हैं, आप ग्लव्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने HS कोड इसमें आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसमें, और क्वांटिटी इन ओपनिंग स्टॉक है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है। फिर इसके बाद प्रोडक्शन का डाटा है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कल कल को ये क्रॉस चेक भी हो सकती है आपकी रिटर्न के साथ, आपके एनेक्जर H के साथ, और जो आप कंजप्शन फार्मूला देते हैं। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि सोच समझ के और
जो आपके क्लाइंट हैं वही आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसमें सर सॉरी, इसमें जो ये अभी आपने बात की है ये जो नेक्स्ट जे के वाले से, तो फिर ये इसका मतलब जो सेल्स रिटर्न है उसके साथ तो ये मैच करना चाहिए ना, जैसे आप डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए सर बात ये है हम कि हिसाब से कहीं आगे आ जाए। जो आपका ना इसमें जो डाटा आपका मैच कर रहा है ना, इसमें जो डाटा आपका ना सिर्फ एक्सपोर्ट का डाटा आपका मैच करेगा रिटर्न के साथ, ठीक है। मैं दोबारा ये देखता हूँ कि क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ये रिटर्न में कहीं भी नहीं आएगी, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ये भी नहीं आएगी, क्वांटिटी लोकल सप्लाइड ये रिटर्न का हिस्सा बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई है और क्वांटिटी एक्सपोर्टेड है और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है ये रिटर्न का हिस्सा बनेगी। और लेकिन उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक है, उसी तरह उसकी क्वांटिटी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एच में तो सर आती है चीज़ें हैं, क्वांटिटी भी आती है, हाँ। वैल्यू भी आती है। सर रॉ मटेरियल की है ना, ये फिनिश गुड्स के भी आ जाएगी ना। ये नेक्सर जे जो है ये फिनिश गुड्स के वाले से है, जिसमें लोकल सप्लाईज की वैल्यू आ जाएगी और एक्सपोर्ट सप्लाईज की आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वांटिटेटिव डाटा तो कभी भी रिटर्न का हिस्सा नहीं बनता। और सर H1 जो है ये भी ऑल रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर के मुताबिक है, H1 और नहीं ये नहीं इसमें एक्सपोर्टर का देखिए मैन्युफैक्चरर ये तो हो गया नेक्सर जे के वाले से ठीक है। जो मैन्युफैक्चर ने करना, ठीक है। इसमें अच्छा, जो इसमें समझ आती है हाँ सर वो ये है कि पहले हम चलते थे सिंपल अकाउंटिंग पे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम बीकॉम में पढ़ते हैं। एक है जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद कास्ट अकाउंटिंग। Cost accounting, कास्ट yes. अकाउंटिंग को हमने कभी नहीं देखा था इस सेंस में यस यस कि क्या चीज़ आपके पास आई, कितनी ओपनिंग में थी, क्या ड्यूरिंग द मंथ प्रोड्यूस हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई या सेल हुई, और बाकी क्या बचा एट कॉस्ट वैल्यू, एट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब एक्सपोर्ट में जब हम नेक्स्ट जाके भरते हैं या हम इवन परचेज में जब लेते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनवाइस उतनी उठा लेते हैं जितनी एक्सपोर्ट के साथ रेशो होती है। वो होती है 2 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी भी आप उठा सकते हैं, 6 महीने तक ले सकते हैं। अब इस यहाँ आके आपके लिए ये चीज़ें आपको मंथली देखनी पड़ेंगी और इसको इसी हिसाब से सर चलाना बिल्कुल आप पड़ेगा। सही कह रहे हैं। देखिए अभी जैसे कि FTR ख़त्म हो गया है, हाँ आप नॉर्मल टैक्स रजीम में आ गए हैं। अब आने वाले वक्त में आपने अपने क्लाइंट को मेक श्योर करना है कि उसने जो ट्रू डाटा है, ट्रू डाटा आपके साथ शेयर होगा। नॉर्मली बात है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी है, और ये जो अमजद साहब जैसे कह रहे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से मामला हैं वो इसकी कॉस्टिंग भी करनी है। इनफैक्ट तो ये कॉस्टिंग है, अच्छा, इसमें- क्योंकि उसमें ये है कि जो हमारा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, इसके बाद इसमें जो इनडायरेक्ट जो कॉस्ट आ रही है, या इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है, आपकी जो वेजेस आ रही हैं, आपके जो मार्जिन आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो और वेरिएबल्स हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे, तो फिर ही आप उसकी एक कॉस्टिंग निकाल सकेंगे। और उसके बाद आपने फिर ये भी देखना है कि जो वैल्यू आपने जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है और उसकी जो वैल्यू है इन रैशनल टू योर एक्सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये Because- सबसे बड़ा बिकॉज इसमें जहाँ पे आप कहते हैं जी आपने इसकी जो है एक्सपोर्ट प्राइस अगर 100 है तो आपके जेन में एक GP है। और पहली बात ये है कि अपने जेन से निकाल दें। खसूसी तौर पे हमारे ऐसे दोस्त जो पुराना टैक्स की प्रैक्टिस में हैं कि जब GP फिक्स होता था, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का GP 25% था, 30 था, 35 था, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ इफ यू आर रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एंड इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, तो वहाँ पे फिर फिक्स GP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका अगर बाइंग सस्ती है तो आपका GP ज़्यादा होगा, अगर आपकी बाइंग महंगी है या आप क्रेडिट के ऊपर बाइंग कर रहे हैं या आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं तो आपका GP कम होगा। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अपने क्लाइंट के साथ आप इस हवाले से मीटिंग करें कि कल कला को जो आपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन डाटा आपने लेके चलना है, जिसमें वो तमाम HS कोड भी मांग रहा है और उसमें सारी जो यूनिट भी मांग रहा है, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि कल कला को आपने जब अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं तो उसमें ये ना हो कि आपको टैक्सेशन के हवाले से हिट लग जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे कंसर्निंग बात है ना वो ये है कि मोस्टली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इनवाइस कहीं से ले रहे होते हैं और मटेरियल कहीं और से ले रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें उस तरह से हम मेजर नहीं करते कि उसकी वैल्यू, उसमें क्वांटिटी कितनी जा रही है। मिसाल के तौर पे 360 kg का शिपमेंट आपकी जा रही है और उसके पीछे जो इनवाइस आप ले रहे हैं जी इतने की मैंने पेमेंट किया, और उसके पीछे कुछ 10,000 kg का आप जो ना मटेरियल खरीद रहे होते हैं।
और वो उसको आप रेशो करते हैं 12% ऑफ एक्सपोर्ट के साथ, और ये भी नहीं देखते कि वो HS कोड जो मटेरियल जा रहा है उसके अंदर उसकी कंजम्पशन का पार्ट कितना है। ये सारी चीजें अब ये प्रैक्टिकली हाँ साहब ये बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए आप अपने आप को ना थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके आएंगे। जो आप बड़ा वॉलंटियर होके बड़े आप कॉम्पिटेंट होके और आप इस तरह के मामला करते हैं कि तुसी इनवॉइसा भेज दो, तुसी सानू बिल ऑफ एंट्री भेज दो, एक्सपोर्ट भेज दो, सारी लोड की आपने और आपने वो जो एक फार्मूला है या जो कैपिंग है जैसे आप 12% की कह रहे हैं उसके मुताबिक जमा तफरीक करके आपने कर दिया। ऐसे नहीं करना। अब आपने जो क्लाइंट का डाटा है जी सर नहीं वो गलत तरीका सर देखिए वो गलत है ना। पहले तो चलता थी ना सर देखिए मामला साहब एक मिनट प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। सर देखिए जो अच्छे लोग काम करने वाले हैं ना सियालकोट उनके पास ERP जो है ना सिस्टम मौजूद है। सही ERP जो आपका जो सिस्टम है उसमें जब सबसे पहले आपका ऑर्डर आता है तो आप अपने ऑर्डर की जब फीडिंग करते हैं तो वो सारी आपकी कैलकुलेशन एक दे देता है जो रेसिपी ऑफ मटेरियल है कि आपके मेन मटेरियल से लेके इवन आपके टैग तक तो बताता है कि ये कितने इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है। एक्चुअली हमारी सोच बड़ी महदूद है। हम वो जो क्लाइंट का डाटा है अच्छा इसमें जो है ना जो हमारे फॉरेन के जो कस्टमर हैं क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का डाटा सारा जो है ना वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए और उनकी जो कॉस्टिंग है अगर वो जिन ब्रांड के साथ काम करते हैं अगर उनके पास ERP सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो उस लेवल की वो बिजनेस भी नहीं कर सकते। लिहाजा आप अपने आप को थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करें। यू विल गेट द मैक्सिमम डाटा और आपके लिए वो बड़ा हैरानकुन होगा कि इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मेरा ख्याल है कि चले 100% तो नहीं लेकिन वो काफ़ी बेहतर इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि लोग तो देते ही नहीं है डेटा। ये 2-4 जो बड़े यूनिट है जैसे आप कर रहे हैं बात वो तो ठीक है, आमतौर पे ये नहीं है। अच्छा एक मिनट जरा हाजी साहब भी जवाब उनको क्वेश्चन का जवाब मैं जरा एक मिनट हाजी साहब बात ये है देखिए हम प्रोफेशनल हैं ठीक है हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ये हमारे पास इन्वेस्टें आ जाती हैं और हम उन इन्वेस्टें से अपना डिटरमिन कर लें कि इसने इतना मटेरियल कंज्यूम कर ली है ठीक है। ये भी चीज़ें हमें जो है ना थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। हाँ सर इसमें जो देखने वाली बात है सेक्टर वाइज अगर आप देखें कि जो आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनपे मोस्टली जो इनपुट है वो 1 या 2 होती हैं। मेन आपका स्टील है, रगड़ भी लिया तो कम हो गया वो स्टील ही रहना है। जो लेदर सेक्टर है, लेदर सेक्टर में आपकी इनपुट्स लेदर है जिसकी मोस्टली कहीं से इनवाइस नहीं मिलती, उसमें आपको टेक्सटाइल भी सॉरी आपको आवाज आ रही है पीछे जो साहब की माइक ले लें जरा ताकि सबको आपके टेक्सटाइल एक क्वेश्चन जरा बड़ा अहम है सर मुझे बताइएगा चेयरमैन साहब कि इसमें इन प्रोसेस जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है इस लेक्चर में जो इसके मुताबिक मांगी हुई है जी उसमें है इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है पर जो उन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ एग्जांपल दी है साथ में मटेरियल इन प्रोसेस है यही पढ़ा था आपने भी वर्किंग प्रोसेस का जिक्र है उसमें। हाँ ये पहले भी वैसे कैरी फॉरवर्ड तरीके ਨਾਲ दिखाने चीजें वैसे नहीं हो सकती। चेयरमैन साहब शर्त ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾइस कैरी फॉरवर्ड हो रही है गैपिंग का कोई जगह। अच्छा मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये है कि जैसे लेदर सेक्टर है, लेदर सेक्टर में लेदर की इनवाइस मेरा नहीं ख्याल किसी के पास हो सिवाय कोई इम्पोर्टेड चीज़ हो तो उसमें लेदर में जो इनपुट्स होती हैं उसमें आपकी फैब्रिक भी होती है उसमें फैब्रिक भी होती है उसमें लेदर भी होता है उसमें आपकी जिप्स भी होती हैं अदरवाइज भी काफ़ी सारी फैब्रिक भी है। हाँ लाइनिंग फैब्रिक तो वो उसकी परसेंटेज यहाँ क्या होता है कि यहाँ इनवाइस अवेलेबल होती है सिर्फ फैब्रिक की या किसी इम्पोर्टेड मटीरियल की और उसी को ही टोटल के 12% के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक इशू आएगा कि आपकी जो इनपुट है उसको आपने परसेंटेज चेक करनी है कि लेदर के अंदर कोई लाइनिंग क्लॉथ कितना लग रहा है। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। ओवरऑल 12% चाहे वो 1% इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक पहली बात तो ये मेरे मुताबिक चेयरमैन साहब बेहतर बता देंगे
कि ये जो नेक्सचर है ये आपने सेल्स टैक्स रिटर्न में जो कुछ भर रहे हैं उसके मुताबिक भरना है। हाँ बिल्कुल उसी के ठीक है जी। मुताबिक। अगर इसमें इन प्रोसेस जो मैंने पूछा है, अगर इन प्रोसेस जो मटेरियल है या प्रोडक्ट्स है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो ठीक है, अगर उसकी है तो वो रिटर्न के साथ मैच ही नहीं हो सकता, पहली बात। और कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटर्न के साथ मैच नहीं होगी आपकी रिटर्न को इनवैलिड कर देगी। अच्छा, उसकी और अगर उन्होंने ऐसे दिया हुआ है तो फिर ये गलत है। ठीक है जी। आप अभी भी देख लें, रिटर्न फाइल करते हैं आप नेक्स्ट ईयर अपनी रिटर्न के मुताबिक फिलअप करते हैं, जो रिफंड क्लेम किया है, जो कैरी फॉरवर्ड किया है, वो सारी चीज़ें उस तरह। अच्छा जो सर मटेरियल क्लियर परचेज कर देना होगा पॉइंट, अभी वर्क इन इसमें- प्रोसेस है या नहीं? जो इन मटेरियल प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है सर कि नहीं नहीं? सर, वर्क इन प्रोसेस की कोई नहीं है। information नहीं। इसमें नहीं है। नहीं सर, नहीं, इसमें It नहीं है। means लेकिन मैं आपको ये वो बताऊं- रिटर्न पार्ट नहीं होगा हमारा। नहीं, लेकिन अगर आपने फिर इसमें चेंज उस हवाले से क्या है बाकी सारी फिनिश गुड्स की है, नहीं इसमें देखिए सर बात सर एक मिनट, हम्म। अगर आपने आपके पास रॉ मटेरियल की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो अच्छा रॉ मटेरियल की भी खान साहब जरा ये देखें कि वो जो एचएस कोड है उसी के मुताबिक हमने इसको फिल करना है ना, उसमें बिल्कुल, कोई नई उसके इनपुट तो नहीं मुताबिक। डाल सकते ना। हाँ। जो सेल टैक्स में इनवाइस की परचेज आ रही है उसमें जो इनपुट है एचएस कोड है उसी एचएस कोड को ही रिकनफाइल करना है ना हमने। अदरवाइज कोई अनरजिस्टर्ड मटेरियल या उसका पार्ट वो तो नहीं हम रिटर्न का बात पार्ट जो जैसा पहले करने लगे थे ना, बात प्रॉब्लम वहाँ पे आनी है लोगों को कि आपने टोटल रेसिपी का जो मेन पार्ट है ना वो शामिल नहीं करना। नहीं करना। आपने एचएस कोड की हद तक रहना है उसका। हाँ, उस मेन ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨ। ਇਨਵਾइस ਮਿਲਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ पूरा कर लिया कि साਡਾ 12% ਇਹਦੇ ਚ पूरा हो गया। ऐसे नहीं अब होगा, ये ऐसे होना चाहिए भी नहीं सर। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हमजा साहब को बात करना चाह रहे हैं। एक सवाल ये था कि जो वर्ड है वो है टैक्सेबल सप्लाई। अब जो एक्सपोर्टर है वो तो 100% जीरो रेट सप्लाई करते हैं, तो कोई डिफरेंस है इसमें? बता दो। जीरो रेट सप्लाई में और Zero rate supply is a taxable supply. It's not एक्चुअली exempt. वो रेट है, वो रेट ऑफ टैक्स है जीरो Rate of tax है, वो टैक्सेबल एग्जाम नहीं है। रेट जीरो एग्जाम नहीं है। अच्छा सर ये आगे सर हो गया। बाकी सर वो नेक्स्ट H1 है, हाँ जी। ठीक है, उसमें नेक्स्ट जे और H1 और H अलग-अलग सबमिट होंगे सर। सर जो H1 है ना, पार्ट वन इसमें कमर्शियल इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, ठीक है जी, रिटेलर नहीं है। रिटेलर नहीं है। रिटेलर एक्सपोर्टर भी नहीं है। कमर्शियल एक्सपोर्टर है लेकिन वो उस सूरत में जब वो रिफंड क्लेम करे, जब उनकी परचेज हो, वो परचेज होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उसकी क्या जरूरत है। वो अब ये है कि सर, आप लोगों एक्सपोर्टर के का डाटा तो फंड चेंज है कम ना। हो सब एक मिनट जरा। सर ये मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूं कि जो H1 के वाले से है ना, वो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ठीक है, जो फिनिश गुड्स को जो डील कर रहे हैं, जो रेडी फॉर्म में जो चीज़ें हैं इंपोर्ट या जो भी परचेज में डील कर रहे हैं, वो H1 में आएंगे, ठीक है। बाकी सारे जो हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ रही है वो नेक्स्ट जाइएगा इस साल। सर इसकी नॉन कंप्लायंस रिटर्न इनवैलिड कर देगी। डेफिनेटली वही फिर उसमें 33 के वाले से वो चीज़ें आ जाएंगी सर। देखिए अब ये प्रैक्टिस देखने को मिलेगी कि नील ने नेक्स्ट जे जा रहा है। ना ही समझो नील जमा होंगे सर। ले लेने जनरली फंड ले मेहनत वाला काम शुरू हो गया। फंड कम हो जाएंगे आपके। बहुत कम हो नहीं वो मेहनत करके लाभ जाने के लिए पड़ेगा सर। अब पहले नेक्स्ट जे एज बनेगी। नहीं, वो किसी जो और का बनना है, H1 किसी और का बनना है और जे वो जो फ्लाइंग जो इनवाइसेस पे इनवाइस कहीं से आई, रिफंड क्लेम हुआ, वो गया और बस पैसे आ गए, वो काम अब नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सर ये उड़ती हुई इनवाइस में बड़ी दुनिया ने बढ़ने की कोशिश की थी, आज भी उड़नी सर असल ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੇਕ ਫਲਾਈਂਗ ਇਨਵਾइसेस ਨੂੰ वैसे बेड़ा करके असल कांसेप्ट ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ अच्छा सर बात ये है हाउस इन ऑर्डर प्लीज, हाउस इन ऑर्डर प्लीज शबान साहब, शबान साहब यार पता है आपकी नई नई शादी हुई है, हमें भी सुनना है यार। अच्छा सर अमजद साहब, इधर तो आपको सुनना ही यार, तो हमें भी यार थोड़ा सा हमें भी शादी होगी ना मेरी। ये शबान साहब है हमारे बड़े माशाल्लाह यंग मेंबर हैं, प्लेयर बड़े अच्छे हैं, इनकी रिसेंटली शादी हुई है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, साहब को टच डाल दी कोई गल नहीं, शादी करावे भी मुंह थल्ले अच्छा जी ये कहां सर इमरान साहब,
बात ये है कि ये एक नया असर हुआ है, इसको अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए ये चीज़ें जो हमारे इख्तियार में है वो तो हम कर सकते हैं, बाकी आने वाले वक्त में इसमें जो चेंज आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ठीक है, वो बात की बातें इसके में प्रैक्टिकल इश्यूज आएंगे सर, वो बात की बात है ना। हमारा तो सिर्फ काम ये था कि अभी 1 महीना हुआ है इसको आए हुए, इन फील्ड हुए, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसा आया था 69 था, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हो गया डिस्कस जी, हो गया था। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पता है क्या है नीब साहब, ऐसा है कि ये जो डाटा है ना, प्रोडक्शन डाटा, आपकी तो क्वालिफिकेशन माशाल्लाह एशिया में नहीं, सर आप बताएं, सर पूछिए आप। उसी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जोड़ के आ रहा है। जी नीम साहब क्वेश्चन बोलेंगे, कोई क्वेश्चन होगा ना, खामोशी से क्वेश्चन तो नहीं होता। पैकिंग बॉक्स के हवाले ना रॉ मटीरियल दी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी दी केजी है सही, ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਪੀਸਸ में ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? सर बात ये है कि जो आपका पैकिंग बॉक्स है ये नेक्सर एच का हिस्सा है, और जे का भी है। नहीं जे का हिस्सा तो देखिए वो तो प्रोडक्ट जा रही है ना। जब आपने एक मिनट बात सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। जब आपने अपनी प्रोडक्ट उसको ऊपर आपने पॉली बैग चढ़ाया है, आपने इनर कॉटन लगाया है, आउटर कॉटन लगाया है, उसकी कॉस्ट शामिल कर ली है, तो उसको आपने ये एक रेडी आइटम ठीक है, एक्सपोर्टेबल आइटम है, ये सेलेबल आइटम है, उसमें आपकी उन चीज़ों की कॉस्ट शामिल हो गई है। और जो डब्बा आपने या पैकिंग कार्टन यूज़ किया है उसको नेक्सर एच में भी तो आपने शो किया है ना। सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रॉ मटेरियल में पेपर आता है केजी में, जी सही, केजी ओपनिंग स्टॉक, परचेज भी केजी में, ये किस सेक्शन में? जे में नहीं, ये जे में नहीं आएगा। अच्छा, इसमें पता क्या करेंगे नीम साहब, आपने मैं बताता हूँ, मैं सवाल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, मैं सवाल और समझ उसमें गया हूँ। माइनस होगी अवेलेबल क्वांटिटी में, तो क्लोजिंग स्टॉक में किस केजी में शो कर? वो आपका नेक्सर एच का इस पार्ट है, नेक्सर जे का पार्ट नहीं है। एच का ही ले लें। एच का अगर है तो जो चीज़ आपने केजी में बाय की है वो केजी में कंज्यूम होगी, जो नंबर में बाय की है वो नंबर में तो होगी। डब्बों को मैं कैसे केजी में करूँगा? उसमें मैं बताता हूँ सर, सर, कमर्शियल इनवॉइस के अंदर एक सेकंड मेरा मुझे एक सेकंड। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी केजी में मैं परचेज करता हूँ, पीसेस में कंज्यूम करता हूँ, इसके लिए आपको ना पार्टी से कंजम्पशन उसका लेना पड़ेगा कि 1 केजी में कितने पीसेस होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। उसके मुताबिक आप उसकी वर्किंग करेंगे। डब्बा 3 लेयर का बनता है, दूसरा डब्बा 5 लेयर का बनता है, तीसरा डब्बा 7 लेयर का बनता है। अच्छा यहाँ तीनों में एक सेकंड नाम से जी, वो तीनों लेयर्स के डब्बों की आपने उधर से लेनी है कि 5 लेयर्स के डब्बा जो है केजी उसमें कितने पीसेस हैं, 3 लेयर्स के केजी में कितने पीसेस हैं, 2 लेयर्स का जो डब्बा है उसमें केजी में कितने पीसेस हैं, उसके हिसाब से उसकी कंजम्पशन आपने डालनी है और क्लोजिंग बैलेंस फिर उसी हिसाब से पीसेस में आपने शो करना है। सर उसमें ये सदर साहब एक मिनट। कुछ बॉक्सेस में 100 पीस आते हैं, कुछ में 10 आते हैं। नहीं, वो केजी के हिसाब से। हनीफ साहब, मेरी भी इतना टाइम हो गया है, मैंने आज तक कोई इनवाइस ऐसी नहीं देखी पैकिंग कार्टन की जो केजी में आ रही हो, ठीक है। जब बीइंग ए सप्लायर या बीइंग एक्सपोर्टर आप किसी भी पैकिंग बॉक्स मैन्युफैक्चरर से जब बाइंग करते हैं तो आपके जो बॉक्सेस हैं वो नंबर्स में आते हैं, किसी का रेट 200 है, किसी का रेट 500 है, किसी का रेट 1000 है। मैन्युफैक्चरर का पूछ रहा हूँ जो 10% ये जो box लोकल सप्लाई manufacturer करते हैं और 10% जमा कराते हैं, वो भी तो मैन्युफैक्चरर है। सर वो भी मैन्युफैक्चरर है, वो बात ठीक है, लेकिन सर देखिए जब आपने उसकी कंजम्पशन आपने लेनी है, सर देखिए सबसे पहली बात है आपका जो रॉ मटेरियल है वो केजी में है। वो केजी में है। आपने नेक्सर एच में आपने उसकी जो फर्स्ट हैंड जो आपने कंजम्पशन लेनी है वो आपने केजी में लेनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि कितने केजी पेपर लगेगा और उसके एंगेज कितने आपके बॉक्स बनेंगे। आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है अब आपकी पेपर से कन्वर्ट होके वो पैकिंग बॉक्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब आपने उसको ना नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं उसके पीसेस के हिसाब से आपने चलना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहाँ पे चेंज हो जाएगी मेरी नाकस शक्ल के मुताबिक तो ये है। ऐसे ही अच्छा तो अवेलेबल यूनिट में कंजम्पशन माइनस करूंगा तो केजी में पीसेस माइनस कैसे करूंगा?
अच्छा, ये बात उनकी बड़ी वैलिड है। दो तरह की सिचुएशंस हैं इसमें ना पैकिंग मटेरियल के वजह से। एक तो है जो लोकल बंदा कोई गत्ता लेके उसको डब्बों में तब्दील कर रहा है, वो तो सेम एज इट इज़ ये है कि आपने कपड़ा भी केजीज में खरीदा और उसको नंबर ऑफ सूट्स में जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया। तो उससे हनीफ साहब वो आपकी इंटरनल एक कैलकुलेशन हैं, जो मटेरियल आपके पास होता है ना, जो आपके पास स्टॉक होता है, स्टॉक इज ऑलवेज टेकन ऑन कॉस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो वो कॉस्ट वैल्यू में रहेगा, उसकी क्वांटिटी भी आप कॉस्ट वैल्यू में ही रखेंगे। जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो सेल का पार्ट होती है, ठीक है ना। जब आप वो उसको सेल में लेके जाएंगे ना, सेल एंड एक्सचेंज में, वहाँ उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होगा, लेकिन कॉस्ट के रेफरेंस से उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम ही रहेगा। सर 3 कॉलम चलते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अवेलेबल यूनिट, वो कॉस्ट है, वो कॉस्ट है, Quantity वहाँ नहीं भी तो चेंज करना parallel चलती है ना। सर, वहाँ नहीं चेंज करने की जरूरत, उसको उसी में रखे। जब आप सेल की वैल्यू जाके डालें उसके सर, सेल एंड दो एक्सचेंज चीज़ां में, mix कर रहे वहाँ हो। मैं सर मिक्स नहीं कर रहा, नहीं वो मिक्स कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ ਵੇਖੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕੇਜੀਸ ਚ, जी ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹਨੇ ਕੇਜੀਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ यूनिट ਉਹਦਾ ਚੇंज कर देना। सर एक्चुअली इसमें ये है कि जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है ना कि इसकी कंजम्पशन फार्मूला, हाँ वो तो है ही ना, वो एक्चुअली पता करेंगे ये, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जो है ना उसकी वो क्वांटिटी जो जितनी भी फिनिश प्रोडक्ट्स बनी है वो उसको कैलकुलेट करना है। मेरा मेरा ख्याल है कि और आपका ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਰॉ मटेरियल है हाँ, सर बात ये है कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो आपके लिए एक बेहतर टीचर या आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है, Information क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से आनी है। नेचुरली वो केजी में माल लेके तो वो बॉक्सेस में बेच रहे हैं, तो उसकी कोई कॉस्टिंग का मैकेनिज्म तो होगा ना। तो मेरा ख्याल है आप उनके साथ भी थोड़ा सा करें और हमें भी इसमें एजुकेट करें, और नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर हमें भी बताएं कि यार ये कैसे इस तरह का मामला होता है, ताकि तमाम दोस्त मुस्तफीद हो सके। फाइनल इनको वर्डिक्ट दे दूं हनीफ साहब, फाइनल इसके आगे आपने सवाल कोई नहीं करना। अच्छा, ये जो नेक्सट ये है ना, ये आप कह रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो जो पेपर लेता है, डब्बे बनाता है, बेच देता है। जो नेक्सट ये है ना, इसमें आपने अपनी एक तो ओपनिंग है आगे, ओपनिंग भी आपकी अगर किलोग्राम यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ना, अगर आपका परचेज में किलोग्राम आ रहा है, आपने किलोग्राम ही चलाना है, ठीक है जी। ओपनिंग किलोग्राम में आ गई, करंट परचेज किलोग्राम में आ गई, कंजम्पशन भी किलोग्राम में आएगी, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट आपने करना है। वो कैसे? आपने देखना है कि मैंने बनाया क्या है, कौन सा डब्बा बनाया है, 5 लेयर्स वाला, 3 लेयर्स वाला, 2 लेयर्स वाला, उसमें मेरा कितने किलोग्राम पेपर लगा है, आपने उतने किलोग्राम कंजम्पशन में पेपर डाल देना, ठीक है जी। और बाकी जो है वो क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा। उसमें आपके नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं वो कहीं पे नहीं आएंगे। उन्होंने रॉ मटेरियल की कंजम्पशन पूछी है, और वो जो कंजम्पशन है जो आपने वो भी किलोग्राम्स में ही देनी है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीछे आपकी परचेजेस में चला आ रहा है, सही उसी का ही डब्बा बन रहा है फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। कोई चीज लाइक और आप भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर एक डब्बा अपने लिए जी, निकाल शुक्रिया लीजिए। सर साहब। बहुत शुक्रिया। और इसमें अगर कोई मुझे क्वेश्चन हुआ तो आप साहब से डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ। नंबर जी चेंज हो जाना है ना। वैसे कोई क्वेश्चन इस वाले से बस कोई नहीं है। शी साहब आप SR 69 जो है ना उसको स्टार्ट उस पे करें। आए जी। एक अच्छा सर, 69 SRO ये 29 जनवरी 2025 को आया था, ठीक है। ये